लक्की जैसे ही ज्योति की दिशा में बढ़ने लगा था और वो उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि इतने में किसी लड़के की पीछे से आवाज आई और लक्की उस आवाज को सुनते ही रुक गया। उसने पीछे घूमकर देखा तो पाया उसके पीछे 3 लड़के खड़े थे। जिस तरह वो लक्की को घूर रहे थे उसे साफ पता चल रहा था कि वो ज्योति के साथ वाले ही थे। बहन, क्या हुआ? ये लड़का तुझे परेशान कर रहा है क्या? लक्की ने देखा कि उसने काले रंग का शर्ट पहना हुआ था। उसके बाल छोटे और डोले काफी बड़े थे। उसने लक्की की ओर अपनी ऊंगली उठा रखी थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी बहन को छेड़े? तुझे मालूम भी है हम कौन हैं? हम सब स्कॉर्पियन ग्रुप्स से हैं, इसलिए अगर तुझे अपनी जान बचानी है ना तो चुपचाप हमारे मैटर से दूर हो जा और अपने काम से काम रख। एक लड़के ने आगे आते हुए कहा। उसने अपने हाथ पर लंबे लंबे टैटू बनवा रखे थे और इसके बाद दोनों लड़के लक्की की दिशा में बढ़े और लक्की को धमकाते हुए बोले, चल निकल यहां से, वरना बहुत बुरी तरह पीटेंगे। लक्की, चलो यहां से। राधिका ने लक्की का हाथ पकड़कर उसे शांत करवाते हुए कहा। लेकिन लक्की तो उन सबको यहीं खड़े खड़े पानी पिलाने की फिराक में था। लक्की ने जब उनकी शक्ल देखी तो उसे ये समझ में आया कि इन लोगों से अभी भिड़ने से कोई फायदा नहीं था। वो लोग 6 थे और वो सिर्फ अकेला। उसे चोट खाने से डर नहीं था, ना ही उसे अपनी परवाह थी। वो चाहता तो इन लोगों से लड़ने के लिए अकेला ही कूद सकता था, लेकिन वो फिर से राधिका के ऊपर किसी तरह का हमला होता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो पहले से ही काफी सहमी हुई थी और उसे और डरते हुए वो नहीं देख सकता था, और इसलिए वो चुपचाप राधिका के पीछे पीछे होटल से बाहर निकल आया। क्या बात है चिकने, डर गया क्या? अब अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए नहीं आएगा? एक लड़की ने पीछे से लक्की को उकसाने के लिए कहा। अगर मेरा ऐसा डरपोक बॉयफ्रेंड होता ना तो मैं कब का उससे ब्रेकअप कर लेती यार, दूसरी लड़की ने कहा और हंसने लगी। ज्योति भी अपने हाथ बांधे लक्की और राधिका को जाते हुए देख रही थी। उसके पीछे उसके वो पहलवान जैसे भाई खड़े थे। राधिका, ये स्कॉर्पियन ग्रुप क्या है? लक्की ने उस होटल के बाहर आते ही राधिका से पूछा। स्कॉर्पियन ग्रुप कॉलेज के पास का ही ग्रुप है। वो लोग बहुत ताकतवर लोग हैं लक्की। ये जो लोग सब अभी हमें मिले ना, ये सब उसी ग्रुप का हिस्सा हैं। ज्योति भी उन्हीं के दम पे इतना उछलती है, हम चाहकर भी उनसे झगड़ा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुम्हें बीच में ही रोक दिया था लक्की, राधिका ने लक्की को समझाते हुए कहा। लक्की ने उसकी बात सुनी और फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि इन सब लोगों को जवाब जरूर देगा, ताकि राधिका को ये न लगे कि वो किसी कमजोर लड़के के साथ खड़ी थी। वो उन लोगों को अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करके जवाब देने वाला था। अच्छा हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल गई तुम्हें। लक्की, मैं अब हॉस्टल खाली कर रही हूं। मुझे ना कॉलेज के बाहर ही एक सिंगल रूम अवेलेबल हो गया है। हालांकि उसमें फैसिलिटी ज्यादा नहीं है और ना ही इंटरनेट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एडजस्ट किया जा सकता है, इसलिए मैं एक कमरा किराए पर लेकर वहीं शिफ्ट होने जा रही हूं, राधिका ने लक्की से कहा। जब लक्की ने उसकी ये बात सुनी तो उससे बहुत अच्छा लगा। उसने उसके इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया। वैसे राधिका के लिए भी अच्छा था। अगर वो हॉस्टल में ना रहकर बाहर रहती तो फिर ज्योति उसे इतना परेशान नहीं करती, लेकिन लक्की क्योंकि खुद बाहर रह चुका था इसलिए वो जानता था कि यहां पर इतने अच्छे कमरे नहीं हैं। उसे मालूम था कि दिल्ली के छोटे और सिंगल रूम्स की क्या हालत थी, इसलिए वो खुद जल्द से जल्द उसके लिए कमरे का जुगाड़ करके उसे सरप्राइज देने वाला था। दोनों फिर से पास की ही एक ढाबे में आकर बैठ गए और खाना खाने के बाद अपने अपने हॉस्टल चले गए। अगले दिन लक्की कॉलेज नहीं गया और सीधा टैक्सी लेकर गोल्डन लीफ हाउसिंग में चला गया। गोल्डन लीफ हाउसिंग उसकी कॉलेज के पास ही बन रही एक टाउनशिप थी, जहां ढेर सारे घर बने हुए थे। लक्की ने रात भर इसके बारे में काफी सोचा था, और अब ऐसा भी नहीं था कि उसके पास पैसा नहीं था। उसे लगा कि किराए पर कमरा लेने से अच्छा है कि वो राधिका के लिए एक घर ही खरीद ले जिससे वो आराम से रह सके। बाहर किराए का कमरा लेने से तो ज्यादा आरामदायक अपना खुद का घर लेना था। गोल्डन लीफ हाउसिंग उनके कॉलेज के पास में ही था और अभी कुछ साल पहले ही बना था। वहां से आने जाने की सुविधा भी अच्छी थी। वहां पर घर भी अच्छे बने हुए थे और आसपास अच्छा मार्केट भी था। लक्की सीधा टैक्सी से उतरा और उनके ऑफिस में चला गया। उसने सुना था कि वहां सेल्स वाले लोग, खासतौर पर लड़कियां, इन मकानों को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं। उसने ये भी सुना था कि वो सभी कस्टमर्स का स्वागत बड़ी अच्छे से करते थे, लेकिन जैसे ही लक्की उनके ऑफिस में घुसा किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लक्की ने उसके प्रति इस तरह के व्यवहार को देखते हुए गहरी सांस ली और फिर एक टेबल पर बैठी महिला की ओर जाने लगा।
जैसे ही उसकी ओर बढ़ रहा था, अचानक से उसके पैर एक औरत से टकरा गए, जो कि उसके पीछे से ही आ रही थी। अरे बाप रे, कैसे चल रहा है ये? तुझे क्या दिखता नहीं क्या कि कौन है, पीछे कौन है? तू तो सीधा मेरे नए सैंडल के ऊपर चढ़ गया। कितनी महंगी है तुझे मालूम है? लक्की ने देखा कि उस औरत ने काला चश्मा लगा रखा था। उसके बाल छोटे और भूरे रंग के थे। उसने एक लंबी सी ड्रेस पहनी हुई थी और साथ ही ऊंची हील्स भी। भले ही उसकी उम्र 35-36 साल के आसपास लग रही थी, लेकिन उसके गोरे हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी जवान थी। अरे, हर किसी से इतनी बात करने की क्या जरूरत है? चलो अंदर चल के देखते हैं, अंदर क्या है। उसके पीछे एक और औरत ने आकर पहली वाली औरत से कहा। उसने भी कुछ महंगे से कपड़े पहने हुए थे और वो दोनों दोस्त लग रही थीं। सेल्स की टेबल पर बैठी उस लड़की ने जैसे ही उन दोनों औरत को देखा तो वो तुरंत अपनी जगह से उठकर उनके पास आई और उनके सामने झुक झुक कर उनका स्वागत करने लगी। फिर उसने लक्की की ओर देखा और अपना मुंह बना लिया। उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो लक्की को यहां पर एक पल के लिए भी खड़ा नहीं देख सकती थी। जस्ट सॉरी मैडम, हमारे ऑफिस में आपको एक बैड एक्सपीरियंस झेलना पड़ा। वी आर रियली वेरी सॉरी। अब आपको तो मालूम ही है कि हमारी हाउसिंग कितनी अलाइट क्लास और महंगी है। इसलिए क्या है कि कुछ लोग मकान का रेट पूछने के बहाने आते हैं और एसी की हवा खाकर निकल जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं मैडम, हमें ऐसे लोगों को भी झेलना पड़ता है, वरना बाहर जाकर ये लोग हमारी इमेज को डाउन करते हैं। उस लड़की ने लक्की को सुनाते हुए ये बात कही। हालांकि लक्की ने तो उसकी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे तो लगा कि वो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। उल्टा वो तो उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं यहां एक घर लेना चाहता हूं, क्या रेट होगा यहां पर एक घर का? लक्की ने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा। उस लड़की ने लक्की को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, सर, यहां पर जो सबसे सस्ता वो भी 50 लाख रुपए का है। मुझे नहीं लगता कि आप इतना महंगा घर अफोर्ड कर पाएंगे, उस लड़की ने कहा। और फिर से उन औरतों की ओर देखने लग गई जो उसके सामने खड़ी थीं। इससे पहले कि वो उन औरतों से बात करने के लिए अपना मुंह खोलती, लक्की ने बीच में कहा, मैं फिर भी एक बार घर देखना चाहूंगा। अगर मुझे कोई पसंद आता है तो मैं उसे खरीद लूंगा, लक्की ने कहा और उस लड़की को इग्नोर करते हुए सीधा सामने लगी टेबल पर अपना नाम लिखवाने और विजिट की रिक्वेस्ट करने के लिए चला गया। उस लड़की को लक्की का इस तरह से अंदर घुसता देख अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि लक्की यहां उनके मजे लेने के लिए आया था। उसे घर नहीं खरीदना था, वो सिर्फ एसी की हवा खाने के लिए आया था। इधर लक्की उस टेबल पर किसी के अंदर आने का इंतजार कर रहा था। उधर वो लड़की लक्की को घूरते ही उन दोनों औरतों को अपने साथ अपनी टेबल पर ले गई थी। उससे उन दोनों औरतों को अलग अलग घर दिखाने शुरू कर दिए और काफी देर के सोच विचार के बाद वो दूसरी वाली महिला बोली, मैं तो ये विल्ला लेना पसंद करूंगी। मैं तो यहां जितनी बार आई हूं ना यार, मुझे तो यही विल्ला पसंद आया है। हाँ, ये तो हमारी सबसे प्राइम प्रॉपर्टी में से एक है मैडम। इस पर तो सबकी निगाहें अटक जाती हैं। 239 स्क्वायर मीटर में बना ये विल्ला चारों तरफ से खुला हुआ है। इसमें स्पेस भी काफी अच्छा है और लाइट भी ना काफी अच्छी आती है। यहाँ पर काफी शांति भी है और सामने लेक भी दिखती है। उस लड़की ने उस औरत के पसंद की सराहना करते हुए कहा और आखिरी में उसका रेट बताते हुए बोली, मैडम, इसका प्राइस 2 करोड़ रुपए है। इसमें से 60 लाख रुपए यानी कि 30% आपको डिपॉजिट के तौर पर जमा करना होगा ताकि हम इसके नाम से बुक कर दें। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने जब आपका एडवर्टाइजमेंट देखा तब तो ये काफी कम का बता रहा था। उस औरत ने कहा, तब की बात अलग थी मैडम। वैसे भी एडवर्टाइजमेंट तो महीनों पुराना है। अब क्या है ना कि ये विल्ला जो है ना काफी जल्दी जल्दी बिकते जा रहा है, इसलिए हमने पिछले कुछ महीनों में रेट्स में थोड़ा सा हाइक कर दिया है। उस लड़की ने उस औरत के चेहरे के भाव को देखते हुए कहा। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैडम, बहुत से लोग इसको देखने के लिए ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं। काफी लोग तो टोकन जमा भी करवा चुके हैं और अब हमारे पास ये ज्यादा बच्चे नहीं हैं। इसलिए अगर आप इसे खरीदने का सोच भी रही हैं ना, तो प्लीज जल्दी डिपॉजिट भर दीजिए, वरना हो सकता है कि कल आपको ये ना मिल सके। उस लड़की ने उस औरत के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाते हुए कहा। लक्की पीछे बैठा उनकी टेबल पर होती सारी बातें सुन रहा था। वो देख पा रहा था कि उनके ऑफिस में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सभी को एक दूसरे की बातें सुनाई दे रही थीं। अरे ज्यादा सोच मत और सीधा ले ले, फिर हाथ से निकल गया ना तो पछताती हुई रह जाएगी, उस पहली वाली औरत ने कहा, जिसके पैर पर गलती से लक्की का पैर पड़ गया था। लेकिन वो औरत अभी भी असमंजस में नजर आ रही थी।
काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार उस औरत ने कहा, आप प्लीज मेरे नाम से इसे रोक कर रखिए। मैं अगले 10 दिनों के अंदर पैसे का इंतजाम करके आपको टोकन जमा करवा दूंगी। आई एम रियली सॉरी मैम, बट बिना टोकन के तो इसे 10 मिनट भी नहीं रोक पाऊंगी। ये हमारी पॉलिसी नहीं है मैडम, उस लड़की ने कहा। ये सुनते ही उस औरत के पसीने छूटने लगे थे और उसने पैसों का जल्द से जल्द इंतजाम करने के लिए अपने पति और अपने रिश्तेदार को फोन करना शुरू कर दिया। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि दोनों ही बहनें थीं और दोनों आसपास ही घर लेने का सोच रही थीं, इसलिए दूसरी वाली इतनी जल्दी कर रही थी। लड़की देख पा रही थी कि वो लोग सच में उस विल्ला को खरीदने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, और अगर वो विल्ला बेचने में वो लड़की कामयाब हो जाती तो डील का 2% उसे भी मिलने वाला था। लक्की उन दोनों को ऑफिस में नाचते हुए देख रहा था। वो दोनों चूहों की तरह फोन को कान पर लगाकर इधर से उधर दौड़ रही थीं। इधर लक्की की टेबल पर कोई आया नहीं था तो वो खुद उठकर उस लड़की की टेबल पर गया और फिर उसने ब्राउचर में उस विल्ला को देखा। काफी अच्छा लग रहा है ये तो, मैं ये विल्ला खरीदना चाहता हूं, लक्की ने उस लड़की की ओर देखते हुए कहा। क्या तुम इससे खरीदना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? उस औरत ने पीछे से लक्की की बात सुनते हुए कहा। जिसने चश्मा लगा रखा था वो लोग उसे खरीदने के लिए इतनी मेहनत किए जा रहे थे और ये था कि एक झटके में उसे खरीदने के लिए आगे आ गया था। उधर वो लड़की भी लक्की की बात को सीरियसली नहीं ले रही थी। उल्टा ये सुनकर उसके मन में लक्की का जो इंप्रेशन था वो और भी खराब हो गया था। उसे लग रहा था कि लक्की जानबूझकर ये सब कर रहा है। देखो, हमारा टाइम खराब मत करो, हमें और भी काम है, उस लड़की ने कहा। हद है, मैं यहां तुम्हारा विल्ला खरीद रहा हूं, कस्टमर सामने खड़ा है, फिर भी तुम्हें और कौन सा काम है? तमीज से बात करो वरना मैं हायर अथॉरिटी से न तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, लक्की ने उस लड़की को फटकारते हुए कहा। ठीक है, आपको खरीदना है ना, तो इसका प्राइस 2 करोड़ रुपए है, आप पेमेंट करो और ले लो। लक्की ने उस लड़की की बात सुनी और अपनी जेब से सुप्रीम कार्ड निकालकर उस लड़की को दे दिया। अगर ये मजाक हुआ ना तो अंदर करवा दूंगी तुम्हें, उस लड़की ने कहा और लक्की की कार्ड को स्वाइप करने के लिए मशीन के पास चली गई। वो दोनों औरत भी लक्की की ओर घूर कर देख रही थी, लेकिन लक्की को किसी की नज़र से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही उस लड़की ने मशीन पर कार्ड लगाया उसने देखा कि उस पर हरी बत्ती जली और पास की लड़के कंप्यूटर पर मैसेज आया जिसमें उनके खाते में 2 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। सबकी नजरें लक्की को ऐसे देख रही थीं जैसे वो पहली बार किसी इंसान को देख रहे हों। 20-22 साल के एक लड़के ने सबके मुंह पर ताले लगा दिए थे। किसी को नहीं लग रहा था कि लक्की इतना अमीर हो सकता था। क्या होगा जब लक्की राधिका को ये बताएगा कि उसने उसके रहने के लिए एक घर खरीद लिया था? क्या लक्की की सच्चाई जानने के बाद भी राधिका उसके साथ रहती?